आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदुस्तान के दो सबसे अमीर परिवारों के बारे में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि दोनों का व्यक्तित्व कैसा है, किस तरह से देश और देश के लोगों की तरक्की में इन दोनों परिवारों का योगदान रहा है और जानेंगे दोनों कंपनियों के बिजनेस एम्पायर कितने बड़े हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं टाटा ग्रुप की। रतन टाटा की टाटा कंपनी 152 वर्ष से भी अधिक पुरानी है, जो कि देश की आजादी से लगभग 80 वर्ष पहले शुरू हो गई थी। टाटा कंपनी का बिजनेस आज के समय में 150 से अधिक देशों में फैला हुआ है और बड़ी बात यह है कि दूसरे देशों में भी टाटा ग्रुप का बिजनेस इन दूसरे देशों में टाटा कंपनी की आउटसोर्सिंग की बजाय मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। वहीं रिलायंस इंडस्ट्री की शुरुआत आज से 46 वर्ष पहले धीरू भाई अंबानी ने 1966 में की थी। टाटा ग्रुप के मुकाबले रिलायंस इंडस्ट्री काफी नई कंपनी है, क्योंकि टाटा ग्रुप रिलायंस के बनने से 1 सेंचुरी पहले से ही शुरू हो गई थी। और उससे भी इंटरेस्टिंग बात यह है, रिलायंस इंडस्ट्री के बनने से 5 वर्ष पहले 1961 में रतन टाटा ने टाटा ग्रुप को ज्वाइन कर लिया था। 1991 से टाटा कंपनी के चेयरमैन बने तो अगले 21 वर्षों में यानी 1991 से 2012 तक रतन टाटा ने टाटा ग्रुप के रेवेन्यू के मामले में 40 गुना अधिक और प्रॉफिट के मामले में 50 गुना अधिक बड़ा बना दिया। मार्केट वैल्यू के हिसाब से रिलायंस भारत की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है। रिलायंस इंडस्ट्री की टोटल वैल्यू 140 बिलियन यूएस डॉलर यानी 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है। यह अमाउंट हमारे देश के रक्षा बजट से 3 गुना बड़ा है। तो इस वक्त RIL यानी रिलायंस इंडिया लिमिटेड के 31 मिलियन यानी 3 करोड़ 10 लाख से भी अधिक शेयर मौजूद हैं। उनमें से 47% शेयर मुकेश अंबानी के पास है। उसी के बदौलत मुकेश अंबानी आज भारत के ही नहीं एशिया के रिचेस्ट पर्सन हैं। 64 बिलियन यूएस डॉलर यानी 4,50,000 करोड़ की संपत्ति के साथ मुकेश अंबानी दुनिया के 10वें रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में आते हैं। हैरानी की बात है, आपको यह लगेगा कि 156 बिलियन डॉलर यानी कि 11,12,000 करोड़ टोटल मार्केट वैल्यू के साथ टाटा ग्रुप इस समय भारत की सबसे बड़ी कंपनी क्यों नहीं है, और उसमें रतन टाटा का शेयर 66.7% यानी रिलायंस कंपनी के हिसाब से भी बड़ी है और रतन टाटा के शेयर भी मुकेश अंबानी से ज्यादा हैं। यदि हम 66.7% के हिसाब से चलें तो रतन टाटा का टोटल वेल्थ कैलकुलेट करें तो ये नेट वर्थ 102 बिलियन यूएस डॉलर से भी अधिक हो जाता है। उसके हिसाब से इस वक्त रतन टाटा दुनिया के दूसरे रिचेस्ट पर्सन हैं, लेकिन फिर भी रतन टाटा का नाम भारत के टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन में भी नहीं आता। इसकी एक बड़ी वजह है। बड़ी वजह यह है कि 66.7% रतन टाटा के जो शेयर हैं उसका 65% रतन टाटा हर साल चैरिटी में डोनेट कर देते हैं। और दोस्तों, इस तरह रतन टाटा के पास 1.7% शेयर ही बचते हैं, यानी कि रतन टाटा हर साल अपनी वेल्थ का लगभग 99% हिस्सा चैरिटी में दान कर देते हैं और उसमें से 1.7% शेयर के मुताबिक रतन टाटा की नेट वेल्थ मात्र 2.5 बिलियन डॉलर्स रह जाती है। तो अगर सही मायने में देखा जाए तो दिल से और दौलत से रतन टाटा भारत के नंबर 1 रिचेस्ट पर्सन है। अगर रतन टाटा इतना पैसा चैरिटी में ना देते तो आज के समय में रतन टाटा जेफ बेजोस के बाद दूसरे ऐसे व्यक्ति होते जिनकी नेट वेल्थ 100 बिलियन यूएस डॉलर से ज्यादा होती। रतन टाटा और मुकेश अंबानी दोनों ही मुंबई में रहते हैं। हालांकि मुकेश अंबानी दुनिया के सबसे महंगे घर यानी एंटीलिया में रहते हैं, जिसकी कीमत लगभग 7,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। वहीं रतन टाटा जिस घर में रहते हैं उसकी कीमत लगभग 150 करोड़ रुपए है, जो कि भारत के बहुत सारे सेलिब्रिटी के घर की कीमत से भी कम है। मुकेश अंबानी हर महीने लगभग 15 से 20 लाख रुपए अपनी सिक्योरिटी पर खर्च करते हैं। यह सिक्योरिटी उन्होंने लगभग जेड सिक्योरिटी जितनी मजबूत बनाने की कोशिश की है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, उस सिक्योरिटी में जो 28 मौजूद कमांडो हैं वो सब CRPF कमांडो हैं। वहीं रतन टाटा अपनी सिक्योरिटी में ज्यादा खर्च नहीं करते और मोस्टली 1 या 2 गार्ड ही हमेशा उनके साथ रहते हैं। रतन टाटा और मुकेश अंबानी दोनों ही अच्छे व्यक्तित्व के इंसान हैं, लेकिन दोनों का दुनिया को देखने का नजरिया थोड़ा अलग है। मुकेश अंबानी हर चीज को बिजनेस पर्सपेक्टिव से देखते हैं, वहीं रतन टाटा ने टाटा ग्रुप के अंदर बहुत सी ऐसी कंपनी बस इसलिए चलाई हुई हैं ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। तो अगर रिलायंस इंडस्ट्री की बात की जाए तो 1,87,729 लोग काम करते हैं और रतन टाटा की TCS में 3 लाख से ज्यादा लोग काम करते हैं। अगर ओवरऑल टोटल किया जाए तो यह संख्या 7 लाख से भी ज्यादा है। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनी फेसबुक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, उबर के टोटल एम्प्लॉय से भी टाटा ग्रुप के एम्प्लॉयज की संख्या बहुत ज्यादा है। यानी कि रोजगार देने में टाटा ग्रुप रिलायंस इंडस्ट्री से काफी आगे है। ऐसा नहीं है कि मुकेश अंबानी देश के लोगों की हेल्प नहीं करते। भारत की जीडीपी में 5% का योगदान मुकेश अंबानी की कंपनी यानी रिलायंस इंडस्ट्री का है, जिसमें कि वर्ष 2019 में रिलायंस इंडस्ट्री ने 67,000 करोड़ का जीएसटी भारत सरकार को पे किया है। रिलायंस इंडस्ट्री को भारत सरकार का सबसे बड़ा जीएसटी पेयर भी कहा गया है, लेकिन टाटा ग्रुप को नंबर 1 जीएसटी पर क्यों नहीं कहा गया, जबकि ये रिलायंस से बहुत बड़ी कंपनी है। आपके दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा, क्योंकि टाटा ग्रुप भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के 150 से ज्यादा देशों में अपना बिजनेस चलाती है, जिस वजह से जो
टैक्स है वो डिफरेंट कंट्रीज के अकॉर्डिंग बढ़ जाता है। मुकेश अंबानी एक अच्छे बिजनेसमैन है और देश की इकोनॉमी में मुकेश अंबानी का काफी बड़ा योगदान भी है। और 2016 में मुकेश अंबानी ने भारत में लोगों के लिए मुफ्त इंटरनेट सेवाएं दी हैं और 6 महीने तक भारत में ये सुविधाएं मुफ्त भी रखी हैं। हालांकि ये उनके बिजनेस की एक स्ट्रेटेजी थी, लेकिन जो भी था उसमें सबका भला हुआ है। दोस्तों, उस समय जियो दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेट कंज्यूमर बन गया था और घर घर में गांव-गांव तक इंटरनेट एक्सेस को इजी बना दिया गया सिर्फ जियो की सहायता से। इतना ही नहीं, मुकेश अंबानी की जियो की बदौलत दुनिया का सबसे सस्ता इंटरनेट आज भारत में मौजूद है। भारत में 1 GB इंटरनेट की कीमत महज 4 से 18 रुपए के बीच आती है और किसी समय पर यह कीमत 150 से 250 रुपए तक हुआ करती थी, यानी कि लगभग 37 गुना तक अधिक हुआ करती थी। दुनिया के बहुत से देशों में 1 GB इंटरनेट की कीमत आज भी 1500 से 1600 रुपए तक है। इसी के लिहाज से अगर सोचा जाए तो हम बहुत ज्यादा खुशनसीब हैं कि हमारे पास जियो जैसी सुविधा मौजूद है। टाटा की टीसीएस भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी है जिसका टर्नओवर $100 मिलियन से भी अधिक है। टाटा केवल बिजनेस प्रोस्पेक्टिव से नहीं सोचते, भारत के लोगों के लिए वो हमेशा से एक अफोर्डेबल कार बनाना चाहते थे। पहले के टाइम पर क्या होता था, भारत में जितनी भी कार कंपनी थी वो पूरी तरह से भारतीय नहीं होती थी। या तो इंजन किसी और कंपनी से इंपोर्ट करवाना पड़ता था या कोई पार्ट किसी विदेशी कंपनी से मंगवाने पड़ते थे। फिर रतन टाटा ने फैसला लिया वो पूर्ण स्वदेशी भारत में ही मैन्युफैक्चर हुई कार को लोगों को मुहैया करवाएंगे। 1998 में टाटा मोटर्स ने इंडिका कार लॉन्च की थी, लेकिन यह कार उतनी ज्यादा पॉपुलर नहीं हो पाई। टाटा मोटर्स की कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लॉस में जाना शुरू हो गई थी और आपने इससे रिलेटेड टाटा और फोर्ड की एक बहुत फेमस स्टोरी भी सुनी होगी। जब यह कंपनी लॉस में चल रही थी तब टाटा अपनी कार कंपनी को बेचने के लिए फोर्ड कंपनी के पास गए थे। जब वो यूएस चले गए तो वहां फोर्ड कंपनी ने रतन टाटा का मजाक बनाते हुए कहा था, जब कार बनानी नहीं आती तो फिर गाड़ियां क्यों बनाते हो। तो यह सुनकर रतन टाटा को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और वो डील कैंसिल करके वापस भारत आ गए और उन्होंने अपने इस कार मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस पर पूरा फोकस किया। और धीरे धीरे जब समय बदला और वर्ष 2008 में फोर्ड कंपनी की जगुआर और लैंड रोवर जैसी बड़ी कंपनी घाटे में चल रही थी, तब दुनिया की कोई भी कंपनी इन कंपनियों को खरीदने के लिए तैयार नहीं थी। तब सिर्फ रतन टाटा ने इन दोनों कार कंपनियों को $2.8 बिलियन में खरीदा था। और फिर फोर्ड कंपनी के मालिक ने रतन टाटा से कहा था कि कार कंपनियां खरीद कर आपने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। तो इस बात पर कोई आपत्तिजनक टिप्पणी किए बिना एक जेंटलमैन की तरह रतन टाटा ने अपनी बेइज्जती का हिसाब बराबर किया था। इन कार कंपनियों के खरीदने की दूसरी वजह यह भी थी, ये कार कंपनियां असल में यूनाइटेड किंगडम की कार कंपनियां थी जिसने कि भारत पर 200 वर्षों तक राज किया था। लेकिन रतन टाटा ने यूके की ही यही 2 कंपनियां नहीं खरीदी थी, बल्कि जब भी कोई कंपनी खरीदने की बात आती है तो टाटा ग्रुप कभी भी पीछे नहीं हटता। टाटा ग्रुप ने 2007 में वहां की एंग्लो एच स्टील मेकिंग कंपनी $12 बिलियन में खरीदी थी और उस समय भारत के द्वारा एक्वायर की गई ये आज तक की सबसे बड़ी डील थी। इतना ही नहीं, रतन टाटा ने यूके की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी टेटले टी को भी $4.7 मिलियन में खरीदा था। आज के समय में रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर पेट्रोकेमिकल, टेक्सटाइल, रियल एस्टेट, मीडिया जैसे बिजनेस आते हैं और वहीं टाटा ग्रुप में इस मामले में रिलायंस इंडस्ट्री से कहीं गुना ज्यादा बड़ी है। आपने एक बात जरूर सुनी होगी कि टाटा ग्रुप सुई से लेकर जहाज तक बनाता है, नमक से लेकर मसाले तक हर चीज टाटा ग्रुप बनाता है। यह बात बिल्कुल सच है और आज के समय में बहुत सी विदेशी कंपनियों में टाटा ग्रुप ने अपने शेयर भी खरीद रखे हैं। भारत में टाटा ने स्टारबक्स 50% शेयर भी खरीदे हुए हैं। अपने टाटा की मार्को पोलो बस भी देखी होगी, उसमें 50% हिस्सेदारी टाटा ग्रुप की है। डीवू कंपनी को भी टाटा ग्रुप ओन करती है। साथ साथ टाटा स्काई, टाटा केमिकल्स, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, टाटा ताज होटल, टाटा कम्युनिकेशन, टाटा एयर कंडीशन, टाटा टाइटन वॉचेस, टीसीएस जैसी बड़ी कंपनी इस लिस्ट में मौजूद हैं। इतना ही नहीं, आपने फिएट कार कंपनी देखी होगी, उसकी कार मैन्युफैक्चरिंग भी इंडिया में टाटा ही करता है। ये सभी कंपनियां टाटा की अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन का हिस्सा है जिसमें टाटा ही सबकी पेरेंट कंपनी है। इस स्टोरी के साथ मैं एक चीज और इंक्लूड करूंगा जो स्पेशल मैं रतन टाटा को डिवोट करता हूं। रतन टाटा ने हमारे कोरोना के महामारी के दौरान 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा डोनेट कर दिए और यह सिर्फ पहली बार उन्होंने डोनेट नहीं किया है। रतन टाटा हर साल कैंसर हॉस्पिटल्स के अंदर 1000 करोड़, कभी 2000 करोड़ इस तरह से अमाउंट को डोनेट करते हैं। तो हमारे इंडिया के रियल हीरो अगर हम रतन टाटा को कहें तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। एज ए पर्सन मैं रतन टाटा जी की लाइफ से काफी प्रभावित हूं और उन्हें ही मैं अपना आदर्श भी मानता हूं। तो आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। रतन टाटा की और रिलायंस इंडस्ट्री की ये कहानी हिंदुस्तान के हर घर तक पहुंचाइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।